मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका। दोस्तों, आज हम करेंगे दो बैलों की कहानी के प्रश्नोत्तरों का तीसरा और अंतिम भाग। आज इस भाग में हम देखेंगे रचना और अभिव्यक्ति से जुड़े हुए सवाल, भाषा अध्ययन और पाठ्येतर सक्रियता से संबंधित जो क्रियाएं दी गई हैं। रचना और अभिव्यक्ति। इन प्रश्नों के जवाब आपको मैं पिछले प्रश्नों में दे चुकी हूँ, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, यानी कि यदि आपने पिछले प्रश्नों को ध्यान से सुना है तो आप जरूर समझ जाएंगे। प्रश्न 11 है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको प्रेमचंद के लेखन के परिचय के बारे में जब हमने इस श्रृंखला में पहली ऑडियो में बातचीत की थी, वहां आपको मिलेगा। एक क्लू मैं आपको यहां दे सकती हूं। स्वतंत्रता सेनानियों का जेल जाना। आपने स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां तो सुनी ही होंगी, और उस समय स्वतंत्रता सेनानी जब भी कोई ऐसा काम करते थे कि ब्रिटिश शासन को ठेस पहुंचे, उनके सम्मान को ठेस पहुंचे, तो स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भेज दिया जाता था। आपको ऐसी बहुत सारी कहानियां मालूम होंगी, और यदि आप और कहानियों को भी ढूंढेंगे तो आपको भगत सिंह, गांधी, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां मिल जाएंगी। बस इतना ही काफी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूं। मैं चाय पीती हूं और कॉफी भी पीती हूं। मैं कॉफी ही पीती हूं। मेरे घर में मैं ही क्रिकेट खेलती हूं, बाकी सब सदस्य कैरम बोर्ड खेलते हैं। तो दोस्तों, इन वाक्यों में आपने सुना होगा ही और भी, इन दो शब्दों को हम किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। आपका काम है कि इस कहानी में, जो हमने इस श्रृंखला में पहले 4 भागों में कहानी सुनी है, उसमें से ऐसे 5 वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। मुझे पूरा विश्वास है आपको 5 नहीं, 5 से ज्यादा ऐसे उदाहरण इस कहानी में अवश्य मिल जाएंगे। और एक काम मेरी तरफ से कि आपको अपनी तरफ से भी 5 वाक्य रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल होने वाले ऐसे 5 वाक्यों में प्रयोग इन दोनों शब्दों को प्रयोग करना है। प्रश्न 14, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भेद भी लिखिए। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले एक बार हम वाक्य के भेदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वाक्य के भेद रचना के आधार पर होते हैं और अर्थ के आधार पर भी होते हैं, लेकिन हमें कहा गया है रचना के आधार पर, तो हम रचना के आधार देखते हैं। इस आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में सरल वाक्य होता है, एक कर्ता, एक मुख्य क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य या एक सरल और एक मिश्र वाक्य जुड़े होते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। सरल वाक्य का उदाहरण है, चमेली ट्रैक्टर चला रही है। तो एक कर्ता है चमेली और क्या कर रही है वो? ट्रैक्टर चला रही है। ऐसे वाक्यों की पहचान कैसे होती है? हम उसमें देखेंगे एक वाक्य, एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? वाक्यों को जोड़ने के लिए संयुक्त, ध्यान कीजिए हमने कहा था 2 वाक्य होते हैं उसमें, तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और, या, अन्य,
लेकिन, अभी भी, जबकि, केवल, इसलिए, इस तरह के और भी शब्दों को या इन शब्दों का प्रयोग आपको नजर आएगा। वो होंगे संयुक्त वाक्य। और तीसरा उदाहरण है रचना के आधार पर मिश्र वाक्य, जो एक से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बना होता है और उसमें स्वतंत्र एवं आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे कि एक काम होगा तो दूसरा काम होगा। आश्रित, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है, उस पर आधारित है। यदि पहली क्रिया ना हो तो दूसरी क्रिया भी ना होगी। तो ऐसे वाक्य हमको सुनने में शर्तनुमा सुनाई देंगे। और वाक्यों को जोड़ने के लिए क्योंकि, अगर, हालांकि, पहले, तब, तक, कब, कि ऐसे शब्दों का उपयोग हमें सुनने में पता चलेगा, पढ़ने में पता चलेगा। तो दोस्तों, अब जब हमें पहचान पता चल गई है, सरल वाक्य, एक कर्ता, एक मुख्य क्रिया, संयुक्त वाक्य, दो वाक्यों का जुड़ा होना, वे दो वाक्य दोनों सरल भी हो सकते हैं, एक मिश्र एक सरल भी हो सकते हैं। मिश्र वाक्य जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हों और स्वतंत्र और आश्रित उपवाक्य हों और शर्तनुमा लगें, ये होंगे मिश्र। तो हम आते हैं अपने सवाल पर। इसने सवाल पूछा है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। दोस्तों, इसका हमें रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। दीवार का गिरना था कि ये की शब्द हमने दोस्तों मिश्र वाक्य में सुना था कि मिश्र वाक्य की पहचान होती है। अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। देखिए, दीवार का गिरना था एक उपवाक्य, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, तो जानवर चेत उठे, ये दूसरा उपवाक्य। दीवार के गिरने पर जानवरों का चेत उठना आश्रित है, इसलिए ये होगा मिश्र वाक्य। शाबाश दोस्तों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला वाक्य है, सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। देखिए दोस्तों, इसमें उपवाक्य तो हैं और इसमें विवरण भी दिया गया है। एक दढ़ियल आदमी आया। देखिए, सहसा एक दढ़ियल आदमी आया। यदि हम इतना भी कहते तो हमें पता चल जाता कि एक दाढ़ी वाला आदमी आया, लेकिन इसमें एक और विवरण दिया गया है और उसको वाक्य में जोड़ दिया है, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर। तो इसमें से देखिए, इसने चार वाक्यों को कैसे जोड़ा। एक दढ़ियल आदमी था, उसकी आंखें लाल थी, उसकी मुद्रा अत्यंत कठोर थी, वह आया। इसने कितनी सुंदरता से चार वाक्यों को जोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये कैसा होगा? संयुक्त वाक्य। इसमें एक से अधिक उपवाक्य हैं, वाक्य हैं। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। दोस्तों, ये किस तरह का वाक्य है, आप बताइए। मुझे लगता है कि ये सरल वाक्य। अगला वाक्य है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। ध्यान कीजिए, शर्तनुमा। शर्तनुमा वाक्य कौन से होते हैं? मिश्र वाक्य। अगला वाक्य है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। ये भी शर्तनुमा वाक्य है, ये भी मिश्र वाक्य है। कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दोस्तों, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप देने के लिए आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है। आप स्वयं ही उन मुहावरों को ढूंढ पाएंगे। पाठ्येतर सक्रियता। पशु पक्षियों से संबंधित अन्य रचनाएं ढूंढकर पढ़िए और कक्षा में चर्चा कीजिए। अन्य रचनाएं, पशु पक्षियों के बारे में और कौन सी कविताएं, रचनाएं, कहानियां हो सकती हैं? दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही प्रचलित सा उदाहरण देती हूँ, पंचतंत्र की कहानियां। इसमें पशु पक्षियों से संबंधित बहुत सारी कहानियां हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने पंचतंत्र की कहानियों के बारे में
तो ज़रूर सुना होगा और कुछ पंचतंत्र की कहानियां भी आपने सुनी होंगी। एक और उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। प्रेमचंद की एक कहानी तो आपने सुन ही ली है, महादेवी वर्मा। ये भी एक महान लेखिका हमारे देश में रही हैं। इनकी एक रचना है नीलकंठ। नीलकंठ इनके मोर का नाम था, जिसके बारे में उन्होंने एक संस्मरण लिखा है। संस्मरण ये भी गद्य लेखन की एक विधि है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको जब भी मौका मिलेगा आप पंचतंत्र की कहानियाँ अवश्य पढ़ेंगे और अपने दोस्तों में उसे साझा करेंगे। मिलते हैं अगले पाठ के साथ कुछ दिनों के बाद। तब तक के लिए नमस्ते।